हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जो टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर अपने देखें तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर पे मैंने टाइपिंग की थी, उस टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके जितने भी भाई बहन रिलेटिव्स जो टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। उनके लिए हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे ये वीडियो, तो आप उनको भी शेयर करना। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन वो अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं और खुद को इतना डीमोटिवेट कर रखा है कि वो उन्होंने टाइपिंग ही शुरू नहीं की है, या फिर टाइपिंग शुरू करने के बाद में दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट इस चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो कट ऑफ मैंने बताई है, अगर उसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग ज़रूर करनी चाहिए। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स टाइपिंग हो सकता है आपका सिलेक्शन हो, नहीं हो, श्योर नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हमारे मार्क्स किनारे पे हैं, हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको टाइपिंग ज़रूर करनी चाहिए। टाइपिंग के लिए टाइम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन 3 गुना के अंदर हो जाता है, 3 गुना लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ज़्यादा वेरिएशंस आपको फाइनल में नहीं देखने को मिलेगा। आपके अगर मार्क्स 100 में से आपने 99 98 गेट कर लिए, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं, श्योर नहीं है हमारा सिलेक्शन 3 गुना लिस्ट में भी होगा या नहीं होगा, तो आपको सिर्फ ये करना है, आपको 1 घंटे अपने लिए ज़रूर निकालना है। दिन में 1 घंटा तो आप टाइपिंग के लिए निकाल सकते हो। तो अपने को यही कोशिश करनी है कि आपका यहाँ पे टाइपिंग के लिए हाथों की जो पोजीशन है, शुरुआत जो 1 महीना अपने टाइपिंग के लिए देते हैं हाथों की पोजीशन सेट करने में, या फिर उसकी थोड़ी हल्की स्पीड बढ़ाने में, तो वो टाइम आप अभी 1-1 घंटा करके भी दोगे। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको 1-1 घंटा अपना टाइम ज़रूर देना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहूँगी कि दूसरे जो स्टूडेंट आपको कुछ कह रहे हैं, अगर आपको उनको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है, हमारे मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों में मत जाओ। कट ऑफ जो है वो ये नहीं है कि सबकी कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाली है। अगर किसी के मार्क्स 150, 140, 145 मार्क्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट जिनके 140 मार्क्स है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा जाता है कि इस क्राइटेरिया से अबव जिनके मार्क्स है वो तो हाईएस्ट मार्क्स के अंदर कंसिडर होंगे। अब एक सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव थिंकिंग रख रहे होंगे, उनके बारे में भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। जिनको लग रहा है कि कट ऑफ तो इतनी हाई जाएगी, हमारा तो पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हालांकि उनके मार्क्स जो है 150 के अराउंड में है। तो अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर 150 वाले स्टूडेंट ही डाउट में है, तो जिनके कम मार्क्स है वो तो फिर डाउट में होंगे ही। तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। 150 तो ये मानकर चलो आपके हाईएस्ट स्कोर के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे। सेकंड चीज़ है, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं उनसे आप दूर रहें, अपने पे कॉन्फिडेंस रखें। अगर आपको लगता है आपका सिलेक्शन श्योर होगा या सिलेक्शन हो सकता है, तो आपको टाइपिंग ज़रूर करनी चाहिए। 1 घंटा तो ज़रूर देना चाहिए। सेकंड चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2018 जो एलडीसी एग्ज़ाम था वो मैंने दिया था, लेकिन वो फर्स्ट एग्ज़ाम था जिसकी मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी फ़ोकस होके, क्योंकि मैं किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और उस टाइम मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और वो एग्ज़ाम क्लियर भी किया था मैंने। 114 यानी 114 मार्क्स मेरे बने थे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, 114 मार्क्स बने थे, लेकिन मैंने टाइपिंग जो है अच्छे से नहीं की थी। मेरे मार्क्स बने थे 100 में से 83 नंबर बने थे टाइपिंग टेस्ट के अंदर, जिसमें अपने एफिशिएंसी टेस्ट को और इंक्लूड करने के बाद में। तो उसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शंस नहीं हो सका था, लेकिन वर्तमान के अंदर मेरा बीसीआई पोस्ट पे राजस्थान में सिलेक्शन हो चुका है। तो टाइपिंग में जब सिलेक्शंस नहीं हुआ था, तब तो बहुत फील हुआ था कि ये लगता था कि अगर अच्छी टाइपिंग करते तो 100 में से 99 या 98 मार्क्स होते, तो कट ऑफ से भी 4-5 मार्क्स ऊपर होते। श्योर था ऊपर होते, लेकिन खुद ने ही कॉन्फिडेंस नहीं रखा और खुद ने तैयारी नहीं की, क्योंकि कट ऑफ जो गई थी गर्ल्स की 202 गई थी, और ये कट ऑफ थी, वो मैं आपको बताती हूँ, ये कट ऑफ थी आपकी रिटर्न एग्जाम की प्लस में टाइपिंग टेस्ट को मिलाकर। तो मेरे थे 114। 114 में अगर मैं 100 ऐड करती तो कितने बनते, 214 के अराउंड में ये नंबर थे। देख सकते हैं 202 से कितने अबव मार्क्स थे। अगर मैं टाइपिंग के अंदर 98 मार्क्स भी लेके आती, तो भी मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाता इस एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन सिर्फ ओनली कॉन्फिडेंस खुद ने लूज़ किया और टाइपिंग ढंग से नहीं की, उसकी वजह से ये रीज़न रहा था। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है जिस टाइपिंग में आप
टाइपिंग करने जाओ, वहाँ पे आपसे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट मिले, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपको अपने पे विश्वास रखना है कि अगर आपके मार्क्स श्योर है कि टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा, डेफ़िनेटली हो जाएगा। क्योंकि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 140 थे, लेकिन अगर उनके 70 नंबर टाइपिंग में आते, तो वो भी नहीं लेके आ पाते। वो उनके मार्क्स टोटल कितने बनेंगे? 210। तो ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनके 100 में से टाइपिंग में स्कोर था वो बहुत कम था। तो आपको ये नहीं सोचना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और खुद को मोटिवेट रखना है। और आज इस वीडियो के थ्रू अपने डिस्कस ये भी करेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो बेस्ट है वो यहाँ पे आपके लिए रहेगा, कौन से सॉफ्टवेयर पे आपको टाइपिंग करनी चाहिए। क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर पे मैंने टाइपिंग की थी वो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा अपने डिस्कस करने वाले हैं कि पहले इंग्लिश जो टाइपिंग है वो कैसे करेंगे, और हिंदी टाइपिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो के थ्रू अपने डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी टाइपिंग भी। तो यहाँ पे आप देखिए, एक स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट करके लिखा है कि ओबीसी फीमेल कैटेगरी में 139 मार्क्स है, टाइपिंग शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं। अब आप ही बताइए, ये मार्क्स जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि इस स्टूडेंट का डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, अगर टाइपिंग इसने अच्छे से की होगी तो। सेकेंड चीज़, अगर अभी भी इनको डाउट लग रहा है तो मैं ये कहूँगी कि आपको 2 या ढाई घंटे जो है दिन में ज़रूर निकालने हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हैं पैरेलल में, आपको लग रहा है कन्फर्म होगा या फिर नहीं होगा, तो आप जब आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद में आप पूरा फोकस जो है टाइपिंग पे दे सकते हैं। लेकिन आपको टाइपिंग ज़रूर शुरू करनी चाहिए, अभी से शुरू करनी चाहिए। आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि टाइपिंग करूं या नहीं, ये डाउट आपके मन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे मार्क्स है। आपको टाइपिंग ज़रूर जो है शुरू करनी चाहिए। अभी अगर आप चाहते हैं किसी और एग्ज़ाम की, जब तक रिज़ल्ट आता है, जब तक 3 गुना लिस्ट के अंदर जो है नाम नहीं आता, तब तक हमें जो है और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आप पैरेलल में एग्ज़ाम की तैयारी करती रहिए। अपने दिन का जो टाइम है उसमें 2 या 3 घंटे जो है टाइपिंग, जो हाथों की पोजीशंस अपने को सेट करनी होती है, उस प्रकार की प्रैक्टिस आप कीजिए, ताकि आपके हाथों की पोजीशन सेट हो जाए और आपको एक जो है पॉजिटिव वाइब आए लास्ट में जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हमारी टाइपिंग जो है स्पीड इतनी आ चुकी है। क्योंकि तब तक आपकी स्पीड जो है 15-20 तक आ जाएगी, 15-20 WPM आ जाएगी। तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो आपको स्पीड बढ़ानी है, प्रैक्टिस तो आप कर चुकी हैं, तो इसलिए आपको टाइपिंग ज़रूर। कमेंट है उसमें देखिए आप, हेलो मैम, जनरल कैटेगरी से हूँ और 137 मार्क्स आ रहे हैं, बट सब बोल रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो ऑफिशियल्स आंसर की आएगी, ऑफिशियल्स का आंसर की आएगी, तब क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे। अगर मेरे मार्क्स कम हो गए तो डर लग रहा है, इसलिए टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक आपको डेफिनेटली जो है टाइपिंग करनी चाहिए। और रही बात जो है पेपर के आउट ऑफ सिलेबस की, तो ये जो सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल अगर बढ़ता है, तो जितने भी कैंडिडेट जिनने एग्ज़ाम दिया है सबके लिए डिफ़िकल्ट जो लेवल है वो सेम होगा, ना कि सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए। तो सबको वो क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे, तो कट ऑफ का जो स्कोर है वो भी हो सकता है नीचे गिरे। अगर क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट को भी वो डिफ़िकल्ट लगेंगे, श्योर है। तो सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आंसर की आ चुकी है, और आंसर की में आपको पता चल चुका होगा कि कितने क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, कितने क्वेश्चंस डिलीट नहीं हुए हैं। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जब ऑब्जेक्शंस के बाद में जो आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की, उसमें भी आप मिलान कर लेना, ज़्यादा डिफरेंसेस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसे लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बता रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट कर दिए जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। हो सकता है अगर आपके क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे तो मैक्सिमम मुझे जहाँ तक लग रहा है 4-5 इतने क्वेश्चंस हो सकता है आपके डिलीट हो, बाकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। सेकेंड चीज़ है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आंसर की का वेट करना चाहिए। आंसर की आपकी आ चुकी है, उससे आप मिलान कर लीजिए। बाकी अगर ऑब्जेक्शंस के बाद की आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो वो वेट आपको नहीं करना है। आपको अभी से अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू करनी चाहिए। टाइपिंग के लिए आप 2 या 3 घंटे दिन में दे सकते हैं, बाकी आप अदर स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आप अपनी टाइपिंग के लिए हाथों की जो पोजिशंस है, थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, तो रिजल्ट आने के बाद में जो कॉन्फिडेंस है वो आप देखना कितना बेटर तरीके से होगा। और आपको लगेगा कि हाँ, हमारा जो, अगर हमें टाइम भी कम मिल रहा है, 2 या 3
महीने भी मिल रहे हैं, तो हमारी स्पीड जो है बहुत अच्छी होगी। हमारे जो मार्क्स है वो 100 में से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे टाइपिंग टेस्ट के अंदर, हमें कोई डर नहीं है। अब है यहाँ पे आप एक स्टूडेंट देखिए 140 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी के अंदर बन रही है, तो हमें टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं? तो आपको टाइपिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कितने अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, फिर भी ये स्टूडेंट जो है इस प्रकार से डाउट में है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस प्रकार से डाउट में रहेंगे और वो टाइपिंग भी नहीं करेंगे, और इनसे कम नंबर वाले जो स्टूडेंट है वो टाइपिंग शुरू कर देंगे और टाइपिंग स्पीड बढ़ा लेंगे और अच्छी टाइपिंग होगी, और हो सकता है इनसे अच्छे मार्क्स गेट करके। यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, 150 मार्क्स है आपकी, 100 मार्क्स आपके ऐड होंगे टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट के, तो यहाँ पे आप टोटल देख लीजिए 250, और इसमें से भी 5 मार्क्स आप कम कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 245 नंबर ना। 245 नंबर होंगे अगर आपने टाइपिंग में 95 गेट किए। और सेकंड चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक स्टूडेंट है आपके 245 नंबर बन रहे हैं, और एक स्टूडेंट है जिसके यहाँ पे 120 नंबर है, मान लो 120 नंबर, और उस स्टूडेंट ने भी 95 गेट किया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका जो एडिशंस आएगा वो कितना आएगा, 215 नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 95 मार्क्स ना गेट करके टाइपिंग के अंदर आपने अगर 150 प्लस में आपने 70 मार्क्स ऐड किए हैं, तो आप देख लीजिए आप कहाँ पे पहुँचेंगे। अगर आपने 70 मार्क्स गेट किए हैं, यानी टाइपिंग आपने अच्छी नहीं की है और आपके टाइपिंग में 70 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप देख लीजिए आपके टोटल मार्क्स किसके इक्वल पहुँचेंगे, जो 120 के लगभग अराउंड है और उसने 95 मार्क्स गेट किए हैं, उसके लगभग जो है आपके आसपास मार्क्स बन जाएंगे उसकी। तो ये जो डिफरेंसेस है वो टाइपिंग टेस्ट से क्रिएट होगा, तो आपको टाइपिंग जो है वो करनी चाहिए, और जनरल कैटेगरी से हो तो श्योर आपको टाइपिंग करनी चाहिए। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे नेगेटिव जो कमेंट करने वाले हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि इससे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो कट ऑफ जाने वाली है, वो कट ऑफ जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, क्या बैठे रहना है आपको? या तो आपके पास दो ही ऑप्शंस है, या तो आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, सेकंड ऑप्शन है आपको किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होगी। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आपको एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, टाइपिंग शुरू करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि टाइपिंग करने के बाद में भी हमारा सिलेक्शंस नहीं हुआ, तो वो चीज़ें वेस्ट नहीं जाती। आपको ये लग रहा है कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, और आपके इतने अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको टाइपिंग जो है वो करनी चाहिए। और यहाँ पे नेगेटिविटी के रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आपको खुद सोचना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी भी रखते हैं, जो ये कहते हैं कि आपसे मैम हमें मोटिवेशंस मिलता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि तुम लड़कियों का दिमाग जो है घुटनों में होता है, इसलिए मैं तुम्हारी कट ऑफ पर भरोसा नहीं करता। तो जिनको भरोसा नहीं है मत कीजिए। और सेकंड चीज़, जब मैंने इनको रिप्लाई किया तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा है कि जो है मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है, आरक्षण चलता है, मेहनत करने वाला रात दिन जो है यहाँ पे कोशिश करता है और उसको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता है। और जनरल बॉयज़ की बात कर रहा है, ये जनरल बॉयज़ कैटेगरी के अंदर बराबर मार्क्स लाकर लेकर आओ, और गवर्नमेंट जॉब लो, आरक्षण का सहारा क्या लेते हो, भगवान भगवान ना सबको दिमाग बराबर दिया है, तो आरक्षण क्यों? अगर तुम आरक्षण लेते हो तो मतलब तुम मानती हो कि तुम में दिमाग की कमी है। तो इस प्रकार के कमेंट करने वाले स्टूडेंट जो है वो सिर्फ ओनली नेगेटिव सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। हम मानते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट मेहनत नहीं करते। ये बात भी नहीं है कि एससी और एसटी वाले स्टूडेंट मेहनत नहीं करते, और गर्ल्स जो है वो बॉयज़ कैटेगरी से कम मेहनत करती है, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आती है। आपने इसमें जो कट ऑफ के रिगार्डिंग जब मैं आपको बता रही थी, तो उसमें भी आपने देखी होंगी कि एक दो गर्ल्स भी है जो फीमेल गर्ल्स है ओबीसी कैटेगरी में, उनके मार्क्स 140 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओनली बॉयज़ कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स अच्छे आते हैं और सिर्फ ओनली जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के मार्क्स अच्छे आते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उनको रिजर्वेशंस दिया गया है, अगर हम बात करें, सिर्फ हम खुद की बात नहीं करें कि हम ओबीसी कैटेगरी में हैं तो हमें गर्ल्स को आरक्षण दिया गया है, सिर्फ ओनली एलडीसी एग्ज़ाम में ये था कि इतना ज़्यादा डिफरेंस रह गया था बॉयज़ और गर्ल्स में। बाकी एग्ज़ाम देख लेना आप। बाकी जो है अगर अपनी पटवारी की बात करते हैं, अगर अपनी जो है ग्राम सेवक की बात करते हैं, आरएस की बात करते हैं, तो और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप देख लेना,
रीट में भी देख लेना कि कितना डिफरेंस जो है बॉयज़ और गर्ल्स में रखा जाता है, और जनरल और ओबीसी कैटेगरी में जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। और अगर इस प्रकार की सोच अपनी नेगेटिविटी रखेंगे तो अपने जो है किसी भी एग्ज़ाम को माइंड के लाकर और दूसरों को दोष देके कि उसकी कैटेगरी ऐसी है इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, हमें हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमारी जितनी कट ऑफ जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी। किसी को दोष देने से, किसी को भला बुरा कहने से कोई प्रॉफिट जो है वो नहीं होने वाला है। अब कट ऑफ जो है आप ऐसा मान रहे हैं कि इससे भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, तो वो आप देख सकते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि इतनी इससे भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, तो अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो टाइपिंग कीजिए। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि इससे भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है तो आप टाइपिंग मत कीजिए, दूसरों की बातें मत सुनिए। और जो सुनना चाहते हैं मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपने टाइम में से 2 या 3 घंटे निकाल के टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो कीजिए। और सेकंड चीज़ है, यहाँ पे किसी को ये जो है बताया जा रहा है कि आप आरक्षण से लगते हो, ये है वो है, तो कोई आरक्षण से नहीं होता। जिस कैटेगरी में बता दूं कि कंप्यूटर टीचर वाली पोस्ट में मेरे खुद के मार्क्स जो है वो कट ऑफ से 40 मार्क्स अबव थे, 40 मार्क्स जो है अबव थे। और उसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी थे और कट ऑफ तो सेम गई थी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अपने किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बाकी मेरी वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट भी होते हैं और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है खुद के टाइम में से तो मैं अपना टाइम निकाल के, चाहे मुझे कितने भी दिन जो है मिस करने पड़े, क्योंकि ये जो वीडियो है पिछली वीडियो है काफ़ी टाइम के बाद में अब सेकेंड वीडियो जो है मैंने भी के लिए बनाई है। तो मोटिवेट होने वाले और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शंस नहीं होगा, क्या होगा, हमें टाइपिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है। क्योंकि मैंने यही देखा है कि दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं उनको देखकर, उनके मार्क्स को देख के, उनके बातों को सुनकर हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, टाइपिंग टेस्ट का इसमें जो है मेन रोल रहेगा, और मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई है। तो टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स जो है 150 होंगे, लेकिन वो बाहर होंगे सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि उन्होंने टाइपिंग जो है उसमें 100 में से 60 मार्क्स भी गेट नहीं करेंगे, टाइपिंग को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइपिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि हमारे मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो टाइपिंग में कम लेकर आएंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये श्योर नहीं होता। हमें अपना 100% देना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो टाइपिंग के लिए कीबोर्ड मिले वो परफेक्ट मिले, हो सकता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो और हमारी स्पीड थोड़ी सी जो हमारी आ रही थी, जैसे 70, हम 100 में से 70 गेट करने वाले इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि हमारे 70 मार्क्स आ जाए, लेकिन हमारी स्पीड वहाँ पे अचानक गिर गई, किसकी वजह से? टाइपिंग जो है कीबोर्ड की वजह से। और सेकंड है कि वहाँ पे जो माहौल होता है उसके अंदर भी थोड़ा फ़र्क जो है हो सकता है पड़ जाए। तो आपको ये सोचना है, अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखनी है कि आपको 5 नंबर ज़्यादा ही उसमें आने चाहिए। ये सोचना है कि हम टाइपिंग में गेट नहीं कर सकते, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैंने आपको बताया कि मेरी खुद की भी फर्स्ट टाइम मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस की थी और उसमें भी मैंने 100 में से 83 मार्क्स, 100 में से 83 मार्क्स जो है वो गेट किए थे। और मेरे साथ वाले जो स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स मेरे से कम थे, यानी 105 थे, 106 थे, 107 थे, 108 थे, 109 थे, 110 थे, 111 थे, उन स्टूडेंट ने टाइपिंग में 98, 99 मार्क्स जो है वो गेट किए थे। तो देख लीजिए टाइपिंग हार्ड है या ईजी, आपको खुद को पता चल जाएगा। अब सेकंड चीज़ अपनी बात करते हैं टाइपिंग के रिगार्डिंग, जो सॉफ्टवेयर है और टाइपिंग के लिए हाथों की जो पोजीशन है वो किस प्रकार से सेट करने वाली। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि आपकी जो एलडीसी वाली भर्ती है, इसके आंसर की को जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की के रिगार्डिंग इन्होंने वेबसाइट जो है बता रखी है। जिस स्टूडेंट ने नहीं चेक की है वो चेक कर सकता है। सेकंड चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपत्ति के लिए इन्होंने जो है ये ऑर्डर, यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी कहीं प्रश्न अथवा इसके इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति है तो वो निर्धारित शुल्क के साथ में दिनांक 24/9/2024 से रात्रि, मध्य रात्रि से लेके दिनांक जो है 26/9/2024 समय देख सकते हैं, मध्य रात्रि तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पे दर्ज करा सकते हैं। और इन्होंने कुछ कंडीशंस जो है वो बताई है, शुल्क भी बताया, तो आप उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही जो है आपत्ति दर्ज करवाएं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मेन चीज़ जो है इन्होंने बताई है कि जो आवेदन जो शुल्क रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 100 रुपये।
सेकंड यहाँ पे इन्होंने जो माध्यम बताया है उस माध्यम के अकॉर्डिंग ऑनलाइन आपत्तियों के लिए जो लिंक है वो प्रोवाइड किया गया है, और उसके अलावा इन्होंने बोला कि अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद जो भेजी गई आपत्ति है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शंस लगाना है तो आपको कोई ऑथेंटिक जो बुक है, ऑथेंटिक जो राइटर है उसका रेफरेंस ही लेना है। इन्होंने साफ इस चीज़ को यहाँ पे बता रखा है। देखो, संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक, लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण, वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। जो आप रेफरेंस दे रहे हो ना उसको इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए कि आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। यानी कि जो ऑथेंटिक है, जो स्टैंडर्ड की बुक है उसके प्रमाण ही आपको लेने हैं, और ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की संख्या लिख कर ही अपलोड करें। इन्होंने साफ यहाँ पे क्लियर जो है लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपत्ति जो है वो दर्ज करवानी है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सेकंड यहाँ पे नोट डालकर देख लीजिए आप, इन्होंने पूरा इसको हाईलाइट किया है, तो आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। अगर आपको ऑब्जेक्शंस है, ऑब्जेक्शंस लगाना है तो इस प्रकार से आपको ध्यान भी देना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य की मूल कंटेंट यानी ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसमें कोई भी कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही अथवा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ऑथेंटिक कोई सोर्स है, ऑथेंटिक कोई बुक है, स्टैंडर्ड की कोई बुक है, वहीं से आपको ऑनलाइन रेफरेंस जो है वो देना है। सेकंड चीज़ आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो कंटेंट ओरिजिनल होता है उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं, उसकी वजह से कोई स्टूडेंट जो है आपत्ति दर्ज करवाता है। तो ये जो पूरा है आपत्ति दर्ज करवाने का तो नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो अगर आपके मन में कोई है कि इस क्वेश्चंस पे हमें ऑब्जेक्शंस लगाना है तो ऑब्जेक्शंस जरूर लगाएं, लेकिन कोई स्टैंडर्ड की ऑथेंटिक बुक के कोडिंग ही लगाएं। ऐसे किसी रेफरेंस को लेकर आप वहाँ पे ऑब्जेक्शंस ना लगाएं, नहीं तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप देख लीजिए इन्होंने स्पेशल यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट भी की है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो नहीं रहेगा। अब इस ओनली तो जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बात कर रही थी वो सॉफ्टवेयर है JR टाइपिंग ट्यूटोर, यानी कि JR सॉफ्टवेयर, और एक सोनी सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर में मैंने टाइपिंग की थी वो JR जो है टाइपिंग सॉफ्टवेयर था। तो आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है कोचिंग जहाँ पे मैंने की थी उन्होंने खुद ने फ्री में ये सभी स्टूडेंट को दिया था, तो इंस्टॉल करके दिया था। उन्होंने खुद का पहले से परचेज़ किया हुआ था, उनका खुद का परचेज़ किया हुआ था, और उन्होंने जो भी स्टूडेंट वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, जो उन सभी स्टूडेंट को फ्री में ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड करवाया था, और वहाँ पे भी हम इसी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते थे, JR सॉफ्टवेयर। देख सकते हैं इसमें एक चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा दिन मैंने इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि लास्ट डेज़ में ही मैंने इन सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस की थी। लगभग जो है मैं आपको बता रही हूँ 2 मंथ तक जो है इन सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस की थी। लास्ट 2 महीने थे ना, उस टाइम मैंने इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस की थी। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो है इस प्रकार से पैराग्राफ जो है हिंदी में, और यहाँ पे नीचे आप टाइपिंग कर रहे हैं, और इसमें वर्ड काउंटिंग वगैरह सारी आपकी एरर जो है वो सब चीज़ें यहाँ पे काउंट करके बता दी जाती है। यहाँ पे जो है आपको अच्छे पैराग्राफ जो है मिलेंगे, जो पीछे आपके किसी भी एग्जाम में टाइपिंग जैसे टेस्ट हो रखा है, जैसे पिछली जो LDC एग्जाम का टाइपिंग टेस्ट हो रहा है तो उसके पैराग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे अपने को प्रीवियस जो टाइपिंग टेस्ट जो हो रखे हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं, और उन टाइपिंग टेस्ट से आपको फ़ायदा ये होने वाला होता है कि जब नेक्स्ट अपना एग्ज़ाम होता है तो अपने को सेम कुछ लगभग वर्ड्स वैसे ही मिलते हैं एग्ज़ाम में भी, जैसे हमने पीछे टाइप की होती है। तो ये अपने लिए थोड़ी हाथों की पोजिशंस भी है उसके अकॉर्डिंग सेट भी हो जाती है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी कम रहता है। सॉफ्टवेयर है जो आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे आप ट्राई करके पूछ लेना कि वो आपको ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर नहीं। कि ज़्यादातर जो है कोचिंग वाले इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करवाते हैं, और बेस्ट सॉफ्टवेयर भी है, अच्छे से इसमें पैराग्राफ जो है अपने को मिल जाते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट को नहीं। तो इस सॉफ्टवेयर पे आप जो है घर पे भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप खुद परचेज़ कर रही हैं तो आपको घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हाथों की जो पोजीशंस है वो
आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 रो जो है सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपकी बीच वाली जो रो है उसको अपने होम रो कहते हैं। क्योंकि जब भी अपनी टाइपिंग कर रहे होती है तो अपने हाथों की जो पोजीशंस है टाइपिंग के बाद में होम रो पे ही आनी चाहिए। जो फिंगर्स की पोजीशंस है उसके रिगार्डिंग अपने डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो है बॉटम रो इसको बोल देते हैं या फिर लोअर रो, और जो अपर रो है ये आपकी अपर रो है। अब अपनी टाइपिंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है लास्ट में अगर अपनी बात करते हैं 4 फिंगर, ये आपकी लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर जो है वो यहाँ पे इनकी पोजीशन इस पे रहती है। और यहाँ पे ये जो कीज़ है इन पे आपकी राइट हैंड जो है उसकी फिंगर रहती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, दो जो की है जी और एच ये बीच में रह जाती है, तो इनकी जो पोजीशन है या फिर इनको जो फिंगर है वो कौन सी रहती है, तो ये जे पे जो फिंगर होती है वही सेम फिंगर एच को प्रेस करेगी, और जो यहाँ पे एफ पे जो फिंगर होगी वो ही जी को प्रेस करेगी। समझ में आया? तो इस प्रकार से यानी कि 4 फिंगर्स यहाँ पे, और अंगूठा जो है अंगूठे की पोजीशंस जो है वो कहाँ पे रहती है, स्पेस बार जो की होती है स्पेस बार की उस पे रहती है। और सेम उसी प्रकार से ये जो कीज जो है उसी प्रकार से अपर रो की जो की है QWER ये जो कीज है इसके ऊपर भी सेम लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर है जो यहाँ पे जिनकी पोजीशन यहाँ पे सेट थी, जैसे यहाँ पे लिटिल फिंगर थी उसके बाद में जो फिंगर है उनकी जो पोजीशन है उसी प्रकार से यहाँ पे सेम फिंगर जो है उनकी पोजीशन चली जाएगी। यानी कि जो मैं आपको बता देती हूँ, जो एफ के ऊपर फिंगर थी वो आर पे चली जाएगी, और जो डी वाली फिंगर थी वो ई पे, और एस वाली फिंगर डब्ल्यू पे, और ए वाली फिंगर क्यू पे, और जो एफ वाली फिंगर थी वो जी को भी प्रेस कर रही थी। उसी प्रकार से जो आर पे जो फिंगर जाएगी वो टी को भी प्रेस करेगी। समझ में आया? और उसी प्रकार से इधर जो है इधर आपकी 4 ये जो की है उस पे रहेगा राइट हैंड, और इधर जो 4 की है उस पे रहेगा आपका लेफ्ट हैंड, और 2 की सेम उसी प्रकार से बच जाएगी। 2 की जैसे जी और एच वाली बची थी उसमें बच जाएगी, और लास्ट वाली जो फिंगर है जैसे यू को जो प्रेस करती है फिंगर वो वाई को करेगी, क्योंकि उसके नज़दीक में वाई है इसलिए वो वाई को प्रेस करेगी। और उसी प्रकार से आर वाली जो फिंगर है उसके पास में टी है तो वो टी को भी प्रेस करेगी, यानी कि आर और टी दोनों को सिर्फ एक फिंगर जो है प्रेस करेगी। और इधर राइट हैंड की जो फिंगर यू को प्रेस करी थी वो वाई को भी प्रेस कर रही होगी। अब आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और स्पेस बार की पे दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं वो स्पेस बार की पे रहेंगे। समझ में? दोनों हाथों के अंगूठे स्पेस बार की पे रहेंगे। तो इस प्रकार से यानी कि ये इस प्रकार से मैं आपको ये वापस दिखाती हूँ। लेफ्ट हैंड के लिए ये जो है यानी कि फर्स्ट होम रो में ए एस डी एफ पे 4 फिंगर रहेगी, और एफ वाली जो फिंगर होगी वो जी को प्रेस करेगी, और उसके बाद में क्यू डब्ल्यू अपर रो में QWER पे 4 फिंगर रहेगी, और जो आर वाली फिंगर होगी वो टी को प्रेस करेगी। और उसी प्रकार से जो लोअर रो है उसमें ZXCV इस पे आपकी 4 फिंगर रहेगी, और जो वी लास्ट वाली वी वाली जो फिंगर है वो बी को भी प्रेस करेगी। तो ये है इस प्रकार से, यानी कि ये इतनी चीज़ें आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड में आ जाएगी। और इसमें ये जो लास्ट वाली TGB इसमें आपकी जो RFV वाली जो फिंगर है वही सेम फिंगर TGV को प्रेस करेगी, और ये अपना लेफ्ट हैंड रहेगा। और राइट हैंड में आपका यहाँ पे आप देख लीजिए, राइट हैंड में ये रहेगा, राइट हैंड में आपका ये रहेगा इतना। ठीक है? राइट हैंड में एक रो 4 फिंगर यहाँ पे 4 फिंगर यहाँ पे इस प्रकार से, और जो इसमें लास्ट वाली फिंगर की पोजीशंस रहेगी यानी यू जे और एम पे यू जे और एम पे जो फिंगर रहेगी वो सेम फिंगर किस पे रहेगी, वाई पे, वो सेम फिंगर जे वाली एच पे, और वो सेम फिंगर एम वाली एन पे। आई थिंक कुछ समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे फिंगर की पोजीशंस जो है वो किस प्रकार से फिंगर की पोजीशंस है। यहाँ पे जो ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड में, और ये आपका लेफ्ट हैंड, और 2 बीच में अक्षर रह गए हैं जी और एच अक्षर रह गए। अब जो टी वाली यहाँ पे आप देख लीजिए, ये यहाँ पे जो अक्षर है वो एफ है।
एफ से जो फिंगर प्रेस कर रही है वही सेम फिंगर जी को प्रेस करेगी, क्योंकि नज़दीक में यही है, इससे जी को प्रेस करने वाली जो फिंगर है वो सेम यही है। और जो यहाँ पे जो फिंगर है यानी जे पे जो फिंगर है वो सेम फिंगर एच को प्रेस करेगी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मैं रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को, यानी कि ये 4 फिंगर, यहाँ पे आपकी है जे इस फिंगर के नीचे, और यहाँ पे आपका है के, और यहाँ पे आपका है एल, और यहाँ पे है आपका सेमीकोलन, इस प्रकार से है। और इधर ये जो फिंगर है इस पे है एफ, और ये वाली जो फिंगर है इस पे है डी, और इस वाली फिंगर पे है एस, और इस वाली फिंगर पे है ए। अब समझ में आया, जो एफ वाली फिंगर है, जो एफ को प्रेस कर रही है सेम फिंगर, ये वाली फिंगर जो है, ये वाली फिंगर ये जी को प्रेस करेगी, और ये वाली जो जे वाली फिंगर है वो किसको प्रेस करेगी, एच को। अब आपको प्रैक्टिस इस होम की किस प्रकार से करनी है, आपको ये हाथों की पोजीशन सेम रखनी है इस प्रकार से। और ये आप अंगूठे को देख रहे हो, अंगूठों की पोजीशन स्पेस बार पर इस प्रकार से होनी चाहिए। अब आपको घर पे बैठ के अगर आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कीजिए, ए एस डी एफ, इतना प्रेस कर लिया। पहले ये बोल के आप प्रैक्टिस कीजिए, ए, पहले एक ए लिखिए, फिर एस, फिर डी एफ, इस प्रकार से चलेगी इसमें। और फिर आपको जी प्रेस करना है। जी किससे करेंगे, आप जो एफ वाली फिंगर है उसी से आपको जी प्रेस करना है, इतना लिख दिया। फिर अंगूठे से स्पेस बार को दबाना है, कोई से भी अंगूठे से दबा लेना, चाहे इस वाले से चाहे इस वाले से। स्पेस बार के बाद में आपको लिखना है यहाँ पे सेमीकोलन, क्योंकि इस वाली फिंगर के नीचे जो है वो सेमीकोलन है, सेमीकोलन। फिर सेकंड जो फिंगर है उसके नीचे है एल, इस प्रकार से। यानी कि टाइपिंग यहाँ पे आपको इस प्रकार से बोल बोल के शुरू करनी है, और लेकिन साइड आपकी ये होनी चाहिए, सेमीकोलन एल, और यहाँ पे आ जाएगा के और जे, फिर उसके बाद में एच। तो मैं आपको वापस से रिपीट करके बताती हूँ, आपको टाइपिंग करनी है जो किस प्रकार से करनी है। पहले इधर से इस फिंगर से शुरू करनी है, तो इस बार भी इस फिंगर से शुरू करनी है। जब अपने राइट को लिख रहे होंगे तो इस फिंगर से शुरू करनी है, और लेफ्ट को लिख रहे होंगे तो इस फिंगर से, यानी ए एस डी एफ जी। और इस फिंगर से लिखेंगे तो सेमी कोलम, पहले ये सेमी कोलम लिखना होगा अपने को, सेमी कोलम एल के जे और एच, इस प्रकार से। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो टाइपिंग करनी है वो इस तरफ में इस फिंगर से शुरू करनी, और इस तरफ में इस तरफ फिंगर से, यानी बोलोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। आपको कॉपी में ये चीज़ लिख लेनी है, ए एस डी एफ जी, इस तरफ से इस प्रकार से टाइपिंग होगी, और इसमें इस तरफ से यानी कि सेमी कोलम एल के जे एच, इस प्रकार से टाइपिंग आपको करनी है। अब एक चीज़ यहाँ, तो आप यहाँ पे भी एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ए एस डी एफ जी, इस प्रकार से मैंने लिखा है, ए एस डी एफ जी। अब आपको ये पता है कि लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर जो है वो ए एस डी एफ पे रहेगी, और जो एफ वाली फिंगर ऐसे है वो जी पर रहेगी, और इसमें भी 4 फिंगर जो है राइट हैंड की वो इस प्रकार से रहेगी, और जो जे वाली फिंगर है वो ही एच पे आएगी प्रेस करने के लिए, यानी एच की को प्रेस जे वाली फिंगर ही करेगी। और ये अपनी होम रो की पोजीशन है, और हमेशा अपने को हाथों की पोजीशन जो है लास्ट में होम रो पे ही लानी है। अब देखो, इसमें टाइपिंग के लिए तीर का जो निशान है वो मैंने इस प्रकार से लगाया, और इसमें जो टाइपिंग के लिए तीर का निशान जो है वो इस प्रकार से लगाया है। यानी कि पहले ये वाली की प्रेस होगी, फिर एल वाली की प्रेस होगी, फिर के, फिर जे, फिर एच। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखना। पहले क्या करना है, पहले ए, फिर एस, फिर डी एफ जी, फिर स्पेस, स्पेस जो है वो अपने अंगूठे से देंगे, फिर सेमीकोलम एल के जे एच। ये आपकी होम रो की प्रैक्टिस है, और आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये सेम फिंगर्स जो है मैंने आपको बताया था कहाँ पे जाएगी, ऊपर इन 4 जो कीज़ है, यानी कि क्यू डब्ल्यू ई आर, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे टी है। तो इस प्रकार से जो है क्यू डब्ल्यू ई आर, इस चारों पे ये जो फिंगर यानी एफ वाली फिंगर किस पे जाएगी, एफ वाली जो फिंगर है वो किस पे जाएगी, आर पे, और जो ये डी वाली जो फिंगर है वो किस पे जाएगी, ई पे, और जो ये एस वाली फिंगर है वो किस पे जाएगी, डब्ल्यू पे, और ये जो लास्ट में ये ए वाली फिंगर है वो किस पे जाएगी, क्यू पे। तो इस प्रकार से ये 4 फिंगर यहाँ पे आ जाएगी, इतनी वाली की पे आ जाएगी, और जो टी है उसको इसी फिंगर से, यानी कि जिस फिंगर से अपनी आर प्रेस कर रहे हैं उसी फिंगर से टी को प्रेस करेंगे। और फिर लास्ट में जब ये टाइपिंग हो जाएगी सेम इसी होम रो वाली पोजीशन पे वापस वही वैसे ही फिंगर की पोजीशन हो जाएगी अपनी। अब इससे इधर इस तरफ से ये जो फिंगर है यानी ये वाली फिंगर इस पे जाएगी, और ये वाली फिंगर इस पे
क्यू पे, और ये आई पे, और ये यू पे, और जो टी पे फिंगर है वो यू वाली फिंगर सेम टी पे रहेगी। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और बॉटम रो में भी सेम पोजीशन, यानी बॉटम रो में यहाँ तक आपकी जो है कीज़ आ जाएगी, ये वाली सेम की यहाँ पे आ जाएगी, और बीच में रहेगा बी। बी से अपनी जो वी वाली पोजीशन है वो, ये चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जेड एक्स सी, और वी तो आई गया, ये रहा जेड एक्स सी, और वी यहाँ पे आएगा, और ये बी, ये वी और वी, इस प्रकार से ये 4 फिंगर है जो यहाँ पे रहेगी, यानी जेड एक्स सी वी पे, और वी वाली फिंगर है वो बी पे भी रहेगी। और सेम इस प्रकार से इधर भी जो है आपकी स्लैश, डॉट, कोमा, एम, एन, ये है, तो इन 4 पे तो रहेगी ये वाली फिंगर, और एन से एम वाली फिंगर से ही एन को प्रेस करेंगे। तो अभी मैं आपको होम रो, सिर्फ ओनली होम रो पे प्रैक्टिस करनी है, इतने की पूरे की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ होम रो की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको बताया ए एस डी एफ, एफ और जी, फिर स्पेस देना है, फिर स्पेस के बाद में इस तरफ क्या लिख रहा है, सेमीकोलन, एल के जे एच, ये इस प्रकार से। तो बार बार आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। और इसके रिगार्डिंग एक वीडियो जो है वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसमें टाइपिंग के लिए, टाइपिंग कीबोर्ड पे जो प्रैक्टिस है वो आप कैसे करेंगे, वहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस बताऊंगी। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। तो अभी आपको सिर्फ ओनली होम रो है जो इस पर प्रैक्टिस जरूर करके देखना। अगर आपके घर में कीबोर्ड है तो आप जरूर प्रैक्टिस करके देखना इस पर, और हाथों की पोजीशन इस प्रकार से सेट करके देखना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। अपने सुझाव, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, अपने सुझाव जो है ज़रूर देना।